हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आपने इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के रिजल्ट आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा कांच का शीशा अगर ग्लास का बना हुआ हल्का सा भी अगर उसमें दरार आती है तो वो बहुत ज्यादा शाइनिंग करने लगता है, चमकने लगता है। आपने ऐसा देखा होगा कि रोड पे आप चल रहे हैं, डिस्टेंस पे आप जैसे ही देखते हैं तो आपको कुछ दूरी पे सड़क पे पानी सा भरा दिखता है और पास में जाते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, पौधे की परछाई होती है। ऐसा होता है। आपने देखा होगा किसी नदी और नहर के किनारे आप चल रहे हैं तो आपने देखा होगा पानी के नीचे आपको बादल भी दिखाई देते हैं, सन भी दिखाई देता है। पानी के नीचे आपको रोड के किनारे लगे हुए बिजली के पोल जो होते हैं वोल्टा पानी के नीचे दिखते हैं, या उस नदी या नहर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ के जाता है वो भी पानी के अंदर दिखाई देता है। आप पुल के ऊपर खड़े होते हो, नीचे झांकते हो तो आपको अपनी शैडो दिखाई देती है। ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। तो उन सब का जो बेसिक रीजन है उसको ही हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने अपने डेली लाइफ में कॉन्सेप्ट को भी देखा होगा कि आपने सुना होगा कि जो डायमंड होता है वो शाइनिंग बहुत करता है, उसका रीजन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसके लिए बेसिक बात आप याद रखनी है, इसकी दो कंडीशन है और वही कंडीशन ही लीगल होंगी तो ही आपकी ये सिचुएशन डेवलप होगी कि लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे हमारी एयर मीडियम से आती है, यानी रेयर मीडियम से आएगी और रेयर में ही वापस बाउंस बैक होके चली जाती है। लाइट की स्पीड जितनी होती है उतनी वापस बनी रहती है, ये हमारा रेयर मीडियम में होता है, बट जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इसमें भी लाइट रे बाउंस बैक होगी बट वहां रेयर में केस होता है, बट यहाँ पे किस में होगा, यहाँ पे होगा डेंसर मीडियम में। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब पहली घटना ये होगी कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो। पहली सिचुएशन क्लियर है। इसके साथ में ही एक सेकंड भी कंडीशन है वो भी लागू करनी पड़ेगी, वो भी कंपल्सरी, बिना उसके वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। पहली कंडीशन डेंसर से रेयरर में लाइट रे जा रही हो। सेकंड कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ग्रेटर देन होना चाहिए कि वो क्रिटिकल एंगल से मोर देन हो। क्रिटिकल एंगल क्या है, इससे पहले के लेक्चर वीडियो को देखो। क्रिटिकल एंगल वो होता है जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे इतने एंगल से आए कि रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तब उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। जब लाइट रे इतनी ज्यादा इधर आएगी, क्रिटिकल एंगल हमारा जो बन रहा था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन इतना होगा कि लाइट रे वापस जाने लगेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी इसकी दूसरी शर्त क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होगा, इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दोनों शर्त क्लियर है। पहली शर्त, पहली कंडीशन लाइट रे डेंसर से रेयर में एंटर करनी चाहिए। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। लॉजिक इसके लिए आओ हम लोग सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक सरफेस कंसीडर की और इस सरफेस को एक नेम देंगे जेड जेड डैश। ये एक रिफ्रैक्टेड सरफेस है। रिफ्रैक्टिव सरफेस में क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव दोनों में डिफरेंस है। रिफ्लेक्टिव होती तो इसकी अपर सरफेस तो स्मूथ होती और जो लोअर सरफेस है वो कैसी होती, वो पॉलिश्ड होती। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। लॉजिक इसके लिए रिफ्लेक्टेड, जिसमें लाइट रे बाउंस बैक हो जाती है। इसमें क्या है, रिफ्रैक्ट मींस लाइट रे अपर मीडियम से लोअर मीडियम में जा सकती है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर कर सकती है। ये लाइट रे हमारी ये ऐसी सरफेस है जिसमें लाइट रे इसको क्रॉस करके निकल सकती है। लॉजिक इसके लिए और नॉट। ऊपर का मीडियम 1 है, नीचे का मीडियम 2 है। ऊपर के मीडियम को वाटर कंसीडर किया और नीचे के मीडियम को एयर कंसीडर किया। चलो लाइट रे लेके आते हैं। लाइट रे इतने एंगल से लेके आएंगे कि लाइट रे उसी मीडियम में वापस जानी चाहिए। आ रही है, आ रही है, ये आई है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आगे इसका फॉर्मेशन क्या होगा, इसके लिए हम 90 डिग्री के एंगल पे क्या लेके आएंगे, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। एक वो परपेंडिकुलर लाइन जो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे का मोमेंट ऑफ वेट डिसाइड करती है कि किस एंगल से जाएगी किस एंगल से। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, क्वेश्चन टीचर्स पूछ देते हैं। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन विच इज यूज्ड टू डिफाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली इस परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के लाइन का यूज करते हैं। ये इंसिडेंट रे आ रही है, इतने एंगल से आ रही है, इतने एंगल से आ रही है कि जो रिफ्रैक्ट होने वाली रे है
वो इस तरह से वापस जा रही है। सिचुएशन याद रहे कि जितने एंगल से ये रे आती है उतने ही एंगल से फिर वापस जाती है। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रिफ्रैक्टेड। लॉजिक समझना, लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर इसको हम रिफ्लेक्शन ही बोलने लगते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? इसी रिफ्रैक्टेड रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलने लगते हैं क्योंकि सेम मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है। कंडीशन याद रखना, इसमें दोनों मीडियम की नीड है, डेंसर और रेयर। लॉजिक इसके लिए रिफ्लेक्शन में वन ही मीडियम होता है, उसी में बाउंस बैक होके जाती है। दोनों शर्तें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से फॉर्म करो या यहां से फॉर्म करो, इसको हम आर ही प्रोनाउंस करेंगे। वापस आ जाओ, इसकी दोनों कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, इक्वल नहीं बोलेंगे, सॉरी बेटा, उसके लिए हम इसको ग्रेटर देन बोलेंगे। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। लॉजिक इसके लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पॉइंट को समझ गए होंगे। बाकी आप अपने डेली लाइफ में इस चीज को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।